पड़ोसी देश बांग्लादेश में नए सिरे से जारी हिंसा में नया मोड़ आ गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा कर लिया है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं और उन्होंने देश छोड़ भी दिया है। अब आधिकारिक जानकारी आ चुकी है। देश के हालात पर सेना प्रमुख ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही अंतरिम सरकार बनाएंगे। इससे पहले रविवार को सरकारी नौकरियों के आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से उग्र हो गया है। इस हिंसक आंदोलन के चलते 300 से ज़्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। हिंसा को रोकने के लिए देश में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरकार ने 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा भी कर दी है। इन सब के बाद हालात काबू में भी नहीं आ रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के चलते भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। उधर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हिंसा पर चिंता जताते हुए इसे तत्काल रोकने की अपील की है। यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के अधिकांश व्यवस्था को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन जल्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक बार फिर हिंसा की आग फैल गई। ऐसे में आइए समझते हैं कि बांग्लादेश में दोबारा ये आरक्षण का मुद्दा क्यों भड़का और इसके नाते से हिंसा और आगजनी कैसे हो रही है। दरअसल ये आंदोलन कब और कैसे शुरू हुआ, बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था क्या है जिसका विरोध हो रहा है, इस प्रदर्शन में अब तक क्या क्या हुआ है उसको जान लेते हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है, ये सब कुछ जानते हैं। देश में जारी हिंसा के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ ढाका छोड़ करके चली गई। उनके देश छोड़ने के बाद पद से इस्तीफा की अटकलें भी लग रही थी और इसके बाद थोड़ी देर में ऐलान भी हो गया कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले रविवार यानी 4 अगस्त को देश भर में हिंसा में करीब 100 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की आंसू गैस और रबर की गोलियां भी चलाई, जिसके चलते ये मौतें हुई हैं। रविवार को ही मौतों की संख्या जिसमें कम से कम 14 पुलिसकर्मी भी शामिल है। यह आंकड़ा बांग्लादेश के हाल के इतिहास में किसी भी विरोध प्रदर्शन में एक दिन में सबसे अधिक है। इससे पहले 19 जुलाई को 67 लोगों की मौत हुई थी। उत्तर पश्चिमी शहर के सिराजगंज के इनायतपुर थाने में हुए हमले में 13 पुलिसकर्मी मारे गए। बताया गया कि रविवार की दोपहर कुछ लोगों ने थाने पर आकर के हमला कर दिया। कुछ जगहों पर सत्ताधारी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच भी झड़प हुई है। कुछ जगहों पर आवामी लीग के कार्यकर्ताओं नेताओं की भी मौत हुई है। रविवार शाम से पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। रेलवे ने अपनी सेवाएं निलंबित कर दी हैं और देश का वस्त्र उद्योग बंद कर दिया गया। सरकार ने रविवार की शाम 6 बजे से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा की और सोमवार से 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी की भी घोषणा कर दी गई। मोबाइल ऑपरेटरों ने बताया कि हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान दूसरी बार सरकार ने हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के जरिए उपलब्ध नहीं है। जुलाई में छात्र समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद हिंसा में 300 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए हैं। कहानी 1971 से शुरू थी, इसको जरा बारीकी से समझिए। ये वो साल था जब मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली। एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दे दिया। इसी आरक्षण के विरोध में इस वक्त बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये विरोध जून महीने के अंत में शुरू हुआ था, तब ये हिंसक नहीं था। हालांकि मामला तब बढ़ गया जब इन विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोग सड़क पर उतर आए। 15 जुलाई को ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों की पुलिस और सत्तारूढ़ आवामी लीग समर्थित छात्र संगठन से झड़प हो गई। इस घटना में कम से कम 100 लोग घायल हो गए। अगले दिन भी बांग्लादेश में हिंसा जारी रही। कम से कम 6 लोग मारे गए। 16-17 जुलाई को भी और भी झड़पें हुई। प्रमुख शहरों की सड़कों पर गश्त करने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। 18 जुलाई को कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 जुलाई को 67 लोगों की जान चली गई। इस तरह से इस हिंसक आंदोलन के चलते अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। 1972 से जारी इस आरक्षण व्यवस्था को 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया था। जून में उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने के फैसले को भी गैर कानूनी बताया था। कोर्ट के आदेश के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सरकार की अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को निलंबित कर दिया और मामले की सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय कर दी। मामले ने तूल तब और पकड़ लिया जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों से मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया। जो प्रदर्शनकारियों की मांग थी उनको पूरा करने से मना कर दिया। सरकार के इस कदम के चलते छात्रों ने अपना विरोध तेज कर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार की संज्ञा दे दी। दरअसल बांग्लादेश के संदर्भ में रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वासघात करके पाकिस्तानी सेना का साथ देने का आरोप लगा था। विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत स्वतंत्रता
स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान था। 1972 में शुरू बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था में तब से कई बदलाव हो चुके हैं। 2018 में जब इसे खत्म किया गया तो अलग अलग वर्गों के लिए 56% सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। समय समय पर हुए बदलावों में महिला और पिछड़े जिलों को लगभग 10-10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसी तरह 5% आरक्षण धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए और 1% दिव्यांग कोटा के लिए दिया गया। हिंसक आंदोलन के बीच 21 जुलाई को बांग्लादेश के शीर्ष न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में अधिकतर आरक्षण खत्म कर दिया। 21 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत सभी सिविल सेवा नौकरियों के लिए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा निर्णय में यह निर्धारित किया गया कि अब केवल 5% नौकरियां ही स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा 2% नौकरियां अल्पसंख्यकों व दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी। वहीं बाकी बचे पदों के लिए अदालत ने कहा कि ये योग्यता के आधार पर ही उम्मीदवारों के लिए खुले होंगे, यानी कि 93% भर्तियां अनारक्षित कोटे से होंगी। शुरुआत से प्रदर्शनकारी छात्र मूल रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित नौकरियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि इसकी जगह योग्यता आधारित व्यवस्था लागू हो। प्रदर्शनकारी इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। उनका कहना है कि यह भेदभावपूर्ण है और प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के समर्थकों के फायदे के लिए। बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो गया। छात्र संगठनों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब विरोध प्रदर्शनों का अंत नहीं है और इन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी थी। जहांगीरनगर विश्वविद्यालय के विरोध समन्वयक महफूजुल हसन ने कहा कि उनकी अभी कई और मांगे हैं और जिन्हें सरकार को पूरा करना होगा, तभी वे प्रदर्शन समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि अब हम अपने भाइयों की जान के लिए न्याय चाहते हैं, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हसन ने कहा कि छात्र समूह ने उन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भी हटाने की मांग की है जहां प्रदर्शनकारियों को हिंसा का सामना करना पड़ा और उन राजनेताओं को भी हटाया जाना चाहिए जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के बारे में भड़काऊ टिप्पणियां फैलाई हैं। ढाका विश्वविद्यालय के छात्र और विरोध प्रदर्शन के समन्वयक हसीब अल इस्लाम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को सकारात्मक मानते हैं, लेकिन मांग की है कि आरक्षण संशोधन विधेयक संसद में पारित किया जाए। इस्लाम ने कहा कि विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी संशोधन की मांगों के अनुसार एक कार्यकारी आदेश जारी नहीं करती। बांग्लादेश में ताजा हिंसा के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा पैनल की बैठक की। इस बैठक के बाद बयान में पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा कि जो लोग इस समय सड़कों पर प्रदर्शन करें वे छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा, मैं अपने देशवासियों से इन आतंकवादियों से सख्ती से दमन करने की अपील करती हूं। राजधानी ढाका में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तोड़फोड़ हुई। इस घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री सामंतलाल सेन ने कहा कि अस्पताल पर हमला अस्वीकार है। उन्होंने कहा कि हर किसी को इससे बचना चाहिए। विरोध के शुरुआत में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरक्षण प्रणाली का बचाव करते हुए कहा कि युद्ध में अपने योगदान के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, उनका राजनीतिक जुड़ाव हो या न हो। उनकी सरकार ने मुख्य विपक्षी दलों बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कट्टरपंथी जमाते इस्लाम पार्टी पर अराजकता को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। इस बीच सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने पीएम हसीना से सड़कों से सैनिकों को हटाने और संकट का हल निकालने के लिए कहा। राजनीतिक पहल का आग्रह भी किया उन्होंने। वहीं सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा ने कहा कि सेना हमेशा उन लोगों के हितों और देश के किसी भी जरूरत के लिए मौजूद रहेगी। लेकिन दिलचस्प बात है कि इस आरक्षण की लड़ाई में इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री शेख हसीना समाधान नहीं निकाल पाए और इसी के नाते से उनको अपना पद भी छोड़ना पड़ा और देश भी छोड़ना पड़ा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।